इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? सर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क आपने जीरो बताई थी, और तो वैसे इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क और एक्सटर्नल फोर्स दोनों जीरो। नेट फोर्स दोनों जीरो कि अगर इक्विलिब्रियम है तो फोर्स और टॉर्क दोनों जीरो, और अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क जीरो। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस है। आर क्रॉस एफ, या आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, या आर इनटू एफ परपेंडिकुलर। टॉर्क निकालना सबको आ गया? कल वाला लेक्चर देख लिया ध्यान से? यस सर। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं से, यू कैन राइट a thin plank of mass m, a thin plank of mass m in length L is fixed at one end, and it is held stationary, in horizontal position, by means of a massless thread as shown in figure. Find tension in the string and hinge force. Find tension in the string and hinge force. So हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग और हिंज फोर्स बतानी है। हिंज फोर्सेस बेसिकली हमें दिया है कि यहाँ से फिक्स किया हुआ हमने, मतलब रॉड इस एंड से फिक्स है, दूसरे एंड थ्रेड से बांध दिया ताकि ये नीचे ना गिरे। तो हमने बताना है इस पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही है और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है। रॉड का मास m, लेंथ l, रॉड का मास m और लेंथ l। You have to find the hinge force and tension in the string. जब एक जगह से फिक्स्ड है, आप एज्यूम करके देखो, मान लो इस पेन को मैंने यहां से पकड़ लिया। हिंज फोर्स का मतलब है मेरी फिंगर्स जो पेन पे फोर्स लगा रही है। सो हमने वो बतानी है कितनी है, कि मेरी फिंगर्स ने कितनी फोर्स लगाई है इस पेन के ऊपर। सो जहां से हिंज्ड है तो वो हिंज पॉइंट, अगर मैंने लाइक एक से नट बोल्ट के साथ उसको फिक्स कर दिया तो वो नट बोल्ट कितनी फोर्स लगा रहा है इस रॉड के ऊपर, और टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मेरे को बताओ इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। मार्क द फोर्सेस। सर किसका? इस पूरे सिस्टम का रॉड का बनाना है, रॉड पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। टेंशन इन द स्ट्रिंग किस डायरेक्शन में? अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स? Upward. टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। रॉड का वेट किस पॉइंट पे एक्ट करेगा? Downward. डाउनवर्ड नहीं, किस पॉइंट पे? Center of mass. सेंटर ऑफ मास पे। और ये मेरे को हिंज फोर्स नहीं पता कितनी है, बट अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, अगर मेरे को नहीं भी पता तो मैं ले सकता हूँ कि हिंज फोर्स जो भी है उसके दो कंपोनेंट हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। अब मेरे को पहले ये बताओ, अगर ये रॉड इस स्क्रू, यहां से मान लो स्क्रू लगाया है, तो इस स्क्रू को नीचे खींच दिया रॉड, या स्क्रू पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है? रॉड Upper. स्क्रू पे। Downward. अगर यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता तो रॉड के कारण वो नीचे आता है या ऊपर जाता? नीचे. तो मतलब रॉड ने स्क्रू पे किधर फोर्स लगाई? नीचे। तो स्क्रू रॉड पे किधर लगाएगा? ऊपर. ऊपर।
तो मैंने फोर्स मान ली कि इस पे एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, लेट इट बी कॉल इट से N1। हॉरिजॉन्टल मेरे को पता नहीं लग रही है या नहीं लग रही, तो मैंने ले लिया लेट इट बी N2। किसी भी डायरेक्शन में ले लो, इधर ले लो या इधर ले लो, मार्क इट N2। ये फोर्सेस लग रही हैं। डायग्राम देखो, सबको समझ में आ रहा है? फोर्सेस समझ में आई जो मैंने मार्क की। टेंशन mg, हिंज फोर्स नहीं पता था तो मैंने एक वर्टिकल ले ली N1 और एक N2। यहां तक क्लियर? अगर मैं बोलूं इस नेट फोर्स 0 है तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स है? N1 तो इन दोनों का सम डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होना चाहिए। यस इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0। तो N1 प्लस T शुड बी इक्वल्स टू mg। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है? N2 और कोई फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नहीं है, सिर्फ एक ही फोर्स है। और हमें हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स 0 कब होगी? जब ये 0, इसको कोई Yes, बैलेंस sir. नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये 0 ही है। तो N2 0 है और N1 प्लस T इज इक्वल टू mg। यहां तक क्लियर? यस अब कल वाला कंसेप्ट, अगर नेट फोर्स 0 हो तो टॉर्क सब पॉइंट्स के अबाउट सेम आता है या अलग? सेम Same तो मेरे को अगर N1 की वैल्यू निकालनी है तो मैं ये पॉइंट ले लेता हूं। So talk about point A should be 0। रॉड की लेंथ अगर L है तो mg के कारण टॉर्क कितना, और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। और कितना? mgl/2। mgl/2। इसके कारण टॉर्क कितना है? N1 के कारण, और किस डायरेक्शन में? सर N1L क्लॉकवाइज और कितना? N1L N1 तो नेट टॉर्क 0 कब होगा? अगर N1 इंटू एल इज इक्वल्स टू mg इंटू L/2, मतलब N1 की वैल्यू आ गई mg/2। दूसरा, हमारे पास यही इक्वेशन थी। अगर N1 की वैल्यू mg/2 है तो टेंशन कितनी हो जाएगी? mg/2। क्लियर? अगर आप देखो, मैं टेंशन यहां से भी निकाल सकता था। अगर मैं टॉक अबाउट पॉइंट बी लूं, तो mg के कारण टॉक कितनी, और इसके कारण क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अब बी के अबाउट निकालें तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। इस टेंशन के कारण टॉक कितनी अबाउट पॉइंट बी? TL एल TL। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी Anti-clockwise क्लॉकवाइज तो यहां से भी वही वैल्यू आ रही है। मतलब दोनों टॉर्क की इक्वेशन से कर लो, यहाँ एक टॉर्क की इक्वेशन लिख लो, एक फोर्स की इक्वेशन लिख लो, टेंशन विल कम आउट टू बी mg/2। समझ में आया क्या किया? देखो किसी को इसमें डाउट है तो। क्लियर है एक्सक्यूज मी सबको? सर हाँ जी। सर ये आपको पता कैसे लगा कि मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों साइड पे फोर्स लग रही है, अकेली वर्टिकल मेरे को नहीं पता था। मैंने दोनों ले ली कि हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है। बाद में पता चला कि हॉरिजॉन्टल तो 0 है। ओके सर मेरे को पहले से थोड़ी पता था कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल है सिर्फ वर्टिकल है। तो मेरे को दोनों एज्यूम करने पड़ेंगे और बाद में आप सॉल्व करोगे। क्लियर है न्यूमेरिकल? सो डायग्राम बनाओ, पहले इसका कंसेप्ट लिखते हैं फिर सॉल्व करेंगे। सिर्फ डायग्राम बनाओ।
डायग्राम बन जाए तो बताना, then we'll write the theory first. Sir, bani. So you can write the free body diagram. The free body diagram for the rod. The free body diagram for the rod shows three forces the three forces acting on the rod are: first is tension in the string acting vertically upwards at point A. Second is where mg acting at the center of the rod and downward. With mg acting at the center of the rod in downward direction. And hinge force. Having vertical components N1 and horizontal component N2. Hinge force having vertical component N1 and horizontal component N2. For net vertical force to be zero, N1 plus T is equals to mg. N1 plus T is equal to mg. As in horizontal direction, only one force N2 is marked. In horizontal direction, only one force N2 is marked. It must be zero. It must be zero. For rotational equilibrium, net torque about all points must be zero. Net torque about all points must be zero. Talk about point A will be zero if talk about point A is zero if N1 into L is equal to mg into L by 2.
तो यहाँ से वो बोर्ड वाला लिख लो, n1 into l is equal to mg into l by 2 और n1 is mg by 2. सिमिलरली t निकाल सकते हो फिर. मतलब ये मैंने टॉक अबाउट पॉइंट ए की इक्वेशन लिखी है. ये लिखी है टॉक अबाउट बी. अच्छा, अगर मैं इसको सेंटर पॉइंट को सी ले लूं, इसके अबाउट टॉक निकालो तो भी ये प्रूव हो जाएगा. यस टॉक अबाउट सी अगर लिखूंगा तो क्या आएगा मेरे को बताओ. इसके कारण टॉक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, n1 के कारण अबाउट सी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कितना, n1 n1 l by 2 mg के कारण टॉक 0, t के कारण एंटी क्लॉकवाइज एंटी मतलब क्लॉकवाइज n1 is equals to t आ गया. और n1 plus mg, sorry, n1 plus t is equals to mg. 2n1 is equals to mg और n1 is mg by 2. ऐसे भी कर सकते हो. ऐसे भी हो सकता था ना कि पहले n1 और t को इक्वल प्रूव कर दिया, फिर n1 plus t is mg, मतलब 2n1 is mg. तो n1 is mg by 2, t is also mg by 2. क्लियर है मेथड? क्लियर है सबको? Yes, sir. Right. The door of an Almirah. The door of an Almirah is 6 feet high, 1.5 feet wide, and weighs 8 kg. And weighs 8 kg. हाइट के बाद क्या है 6 feet high, 1.5 feet wide, and weighs 8 kg. HC का क्वेश्चन है. HC का क्वेश्चन नंबर 44, पेज नंबर 198. क्वेश्चन नंबर 44, पेज नंबर 198 HC का. The door is supported by 2 hinges situated at a distance of 1 feet from the ends. The door is supported by 2 hinges situated at a distance of 1 feet from the ends. If the magnitude of forces exerted by the hinges on the door are equal, find this magnitude. If the magnitude of forces exerted by hinges on the door are equal, find this magnitude. हमारे पास ऐसे एक डोर है, which is 6 feet long, हमें का 2 हिंजेस हैं जो कॉर्नर से 1 फीट पे हैं. मतलब एक हिंज यहाँ पे है H1 और एक हिंज यहाँ पे है H2.
हिंजेस सबको पता है क्या होता है? हिंजेस पता है सबको क्या होता है? हिंज Yes. फोर्स निकाल रहे हो, अपना जाके डोर खोल के देखो, साइड से दो जगह से फिक्स होगा, दो या तीन जगह से, या तो 2 इंचेस लगे होंगे या 3 इंचेस लगे होंगे। पंजाबी में उसको बोलते हैं कब्जा। सो दैट इज हिंज। तो हिंजेस लगे हैं दो जगह से, मान लो डोर फिक्स्ड है, दो जगह से डोर फिक्स्ड है, एक H1 से एक H2 से, दो जगह से फिक्स है। इसका डिस्टेंस, इसका टॉप से 1, इसका डाउन से 1 थी। हमने बताना है इधर और इधर फोर्स लग कितनी रही है, हिंज फोर्स कितनी है। क्वेश्चन समझ आया? पहले आप मेरे को पहले ये बताओ, आपका घर का जो डोर है, आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, वो गिर जाता है कि जैसा है वैसे ही रहता है? ऐसा वैसे ही रहता है। वैसे ही रहता है ना, मतलब वो ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा, ना ही साइडवेज जा रहा है, अपने आप घूम भी नहीं रहा। आप फोर्स लगाओगे तो घूमेगा, अदरवाइज तो वो स्टैटिक ही रहता है। तो बेसिकली वो इक्विलिब्रियम में है बॉडी, मतलब उस पर नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है। नेट फोर्स जीरो ना होती तो वो एक्सेलरेट करता किसी डायरेक्शन में, नेट टॉर्क जीरो ना होती तो वो रोटेट करता। तो ना तो वो एक्सेलरेट कर रहा है ना वो रोटेट कर रहा है, मतलब उस पर नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है, इक्विलिब्रियम वाली बॉडी है। अब मेरे को प्रैक्टिकली सोच के बताना आंसर, जो मैं कुछ पूछ रहा हूं ध्यान से सुनो। ये डोर जो है नीचे वाली हिंज पे इनवर्ट फोर्स लगाएगा या आउटवर्ड, मतलब डोर हिंज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा या इस डायरेक्शन में लगाएगा? अब प्रैक्टिकली सोचो ना। मान लो अगर ये डोर है मेरा, अगर ये गिरता है, यहां से फिक्स्ड और इधर से फिक्स्ड है, ये ऐसे गिरेगा या ऐसे हिंज की तरफ आ जाएगा? अगर इसने गिरना हुआ तो मान लो आपने स्क्रू लूज कर दिया, तो ये कैसे गिरता? आउटवर्ड्स। ऐसे आउटवर्ड गिरता, मतलब इस तरफ। तो ये आउटवर्ड मतलब अगर स्क्रू लूज होते तो ये ऐसे गिरता, इस तरफ को। तो ये इस वाले हिंज पे फोर्स किधर लगा रहा है अगर ये बाहर को गिर रहा है तो? Inwards. इनवर्ड्स। Inwards. ये बाहर को गिर रहा है तो स्क्रू बाहर आएगा कि अंदर जाएगा? अगर यहाँ पे स्क्रू लूज होता तो डोर गिरता तो स्क्रू अंदर चले जाता। दिमाग है कि नहीं थोड़ा सा भी? अगर ये डोर बाहर गिरेगा तो स्क्रू बाहर को आएगा ना, तो स्क्रू पे उसने बाहर की तरफ फोर्स लगाई है। और ये डोर अगर घूमता है तो अगर ये इस पोजीशन में आता है तो ये नीचे वाले स्क्रू पे किधर फोर्स लगा रहा है? अंदर की तरफ। ये हमेशा ऐसे घूमेगा, अगर घूमा तो बाहर इस स्क्रू को बाहर निकालेगा और इसको अंदर पुश करेगा। ये कौन सी फोर्सेस मार्क की है? डोर ने स्क्रू पे लगाई या स्क्रू ने डोर पे लगाई? तो स्क्रू डोर पे किधर लगाएगा? इधर इनवर्ड्स आउटवर्ड्स, किस तरह, राइट साइड लेफ्ट साइड? डोर पे स्क्रू ने जो लगाई। Inwards. और इधर राइट। Outwards. अब वर्टिकल की बात करते हैं। ये दरवाजा है, यहाँ से हिंजेस हैं, ये हिंजेस को नीचे खींच रहा है या ऊपर खींच रहा है? नीचे। तो डोर हिंजेस पे नीचे फोर्स लगा रहा है, तो हिंजेस डोर पे ऊपर। तो ये मान लो N1, ये N2, ये N3, ये N4। हमने इनकी वैल्यू निकालनी है। फिजिक्स में ना दिमाग बहुत जरूरी है। सारे फॉर्मूले धरे के धरे रह जाएंगे अगर लॉजिकल कॉमन सेंस नहीं है तो। और प्रैक्टिकल सिचुएशन सोचनी पड़ती है, कहीं बुक में ऐसे लिखा थोड़ी होगा दरवाजा किधर घूमेगा, वो तो आपको सोचना है किधर घूमेगा, किधर घूमेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। वो तो दिमाग के काम है। बिकॉज जब तक वो ठीक नहीं होगा, आप ये फोर्सेस की डायरेक्शन ठीक मार्क नहीं करोगे, डायरेक्शन मार्क नहीं करोगे तो सारा न्यूमेरिकल गलत आएगा। ये तो हिंज फोर्स मार्क की, इसके अलावा और कौन सी फोर्स लग रही है डोर पे? उसका वेट किधर एक्ट कर रहा है? डाउन। किधर? किस डायरेक्शन में नहीं, किधर? सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास।
और ये हमें दिया 8 kg। मैं इस डायग्राम को सिर्फ देख के मैं कह सकता हूं N2 और N4 इक्वल है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में N2 और N4 को छोड़ के कोई और फोर्स है? नो सर। No. नेट फोर्स जीरो कब होगी? अगर लेफ्ट साइड वाली फोर्स और राइट साइड वाली फोर्स इक्वल होगी तभी नेट फोर्स जीरो होगी ना। तो N2 और N4 इक्वल है। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस है? अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी? N1 N1 और N3 और डाउनवर्ड में mg। तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस बन रही है, एक तो ये बन रही है और एक ये बन रही है। अब बिकॉज नेट फोर्स जीरो है तो नेट टॉर्क में किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालूं तो फर्क नहीं पड़ेगा, yes है ना। तो मैं पॉइंट ए के अबाउट निकालता। पॉइंट ए के अबाउट सबसे पहले ये बताओ कौन कौन सी फोर्सेस के कारण टॉर्क जीरो है। पॉइंट ए के अबाउट ए के अबाउट N1 का टॉर्क होगा no sir नो सर। क्योंकि ये No, ए से ही पास कर रही है, इसका टॉर्क होगा नहीं होगा। नो ये सर। भी No, N2 sir. भी यहीं से पास कर रहा है। N4 का टॉर्क होगा yes यस सर। Yes, sir. yes. ये 1 फीट ये 1 फीट टोटल 6 फीट। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया ए और बी के बीच? 4 feet 4 feet. तो टॉर्क ड्यू टू N4 कितनी हो गई? 4 and 4. 4N4। इस फोर्स के कारण ये क्लॉकवाइज घूमता है एंटी क्लॉकवाइज घूमता? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब N3 का टॉर्क होगा ए पॉइंट के अबाउट नो सर। क्योंकि N3 भी ए से ही पास कर रही है, इसकी डायरेक्शन ए से ही पास कर रही है ना, तो N3 का टॉर्क भी जीरो। mg का टॉर्क Yes. यस सर। mg यहां से पास कर रही है, मतलब ये mg की डायरेक्शन है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? अगर ये 1.5 फीट है ये आधा, 0.75. तो इसका टॉर्क कितना हो गया? mg इंटू 0.75। नेट टॉर्क जीरो का मतलब है दो टॉर्क है, इसका जीरो, इन तीनों का तो जीरो है। नेट टॉर्क जीरो का मतलब है N4 के कारण जो टॉर्क है और जो mg के कारण है वो इक्वल होना चाहिए। N4 के कारण टॉर्क है 4N4 और mg के कारण टॉर्क है mg इंटू 3/4 0.75। तो N4 कितना आ गया? mg 3/16 है ना। और मास हमारे को दिया 8 kg। यही आ रही है ना फोर्स। Yes. ये अगर N4 15 है तो N2 15 15. N4 और N2 हमने निकाल ली। अब N1 और N3 कैसे निकालें? N1 और N3 इक्वल होंगे या नहीं होंगे? इक्वल होंगे सर। क्यों क्यों इक्वल होंगे? N1 और N3 आप बोल रहे हो इक्वल होंगे, मैं आपकी बात नहीं मानता, तो मेरे को रीजन दो क्यों इक्वल होंगे। मैं नहीं मानता आपकी बात, मेरे को प्रूव करो कि वो इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्या दिया है? अगर मैं आपसे पूछूं ये बी वाली हिंज, इस पे नेट फोर्स कितनी लग रही है? इस पॉइंट पे नेट फोर्स, नेट हिंज फोर्स
And 3 plus 3. परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं तो यही रिजल्टेंट होगा। और ए पे हिंज फोर्स कितनी लग रही है? हमें दिया ये दोनों इक्वल है, एच और एच भी इक्वल है, N2 और N4 भी इक्वल है, तो N अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी इक्वल ही होंगे, यस Yes. है ना? तो N1 प्लस N3 है किसके इक्वल था? MG. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2N1 इज इक्वल्स टू mg। तो N1 कितना आ गया? यही निकालना था। देखो ध्यान से, फोर्सेस की डायरेक्शन आपको खुद मार्क करनी होती है, उसको ध्यान से समझो कि आपने वो समझ में आ रही है मैंने N2 N3 N4 सबकी डायरेक्शन कैसे ली है। डायरेक्शन समझ आएंगी फिर हम फोर्सेस लिखेंगे। सिर्फ इसलिए अभी बाकी किसी पे ध्यान ना दो, इसको मैं रब ही कर देता हूँ, अब बाकी किसी चीज पे ध्यान ना दो, सिर्फ डायग्राम देखो, समझ में आ रहा है मैंने फोर्सेस कैसे मार्क किए हैं। क्लियर है? फोर्सेस में कोई डाउट है तो पूछो। बिकॉज ये मेंटल पिक्चर बनानी पड़ती है, मतलब ये मैंने इधर क्यों मार्क किया, मेंटली आपको सोचना पड़ेगा कि अगर ये डोर गिरता तो ये किधर गिरता, अगर ये गिरेगा तो ये ऊपर वाले स्क्रू पे किधर फोर्स लगाएगा, नीचे वाले स्क्रू पे किधर लगाएगा, जिस डायरेक्शन में डोर स्क्रू पे फोर्स लगाएगा स्क्रू डोर पे उसके ऑपोजिट लगाएगा। तो मैं वो कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ इसमें। क्लियर है? लिखे कंसेप्ट इसका। ये फिजिक्स की बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम होती है, डोर प्रॉब्लम्स। सो यू कैन राइट। सर हाँ जी, सर नीचे वाले हिंज पे फोर्सेस कैसे लगे वो नहीं समझ आ रहा। आप ऐसे देखो, अगर ये मेरे पास डोर है, यहां से फिक्स्ड है, ठीक है, अगर ये स्क्रू लूज होते तो ये ऐसे गिरता यस सर। बाहर की तरफ, तो ये नीचे वाला डोर डोर नीचे किधर जा रहा है? इस तरफ, मतलब Yes. डोर स्क्रू पे फोर्स किधर लगा रहा है? इनवर्ड्स। यस स्क्रू सर। डोर पे किधर लगाएगा? आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स। ऊपर वाले को देखे तो ऊपर वाले पॉइंट से डोर बाहर की तरफ आ रहा है, तो स्क्रू को बाहर खींच रहा है, तो स्क्रू को बाहर खींच रहा है तो स्क्रू डोर को अंदर खींचेगा, एक्शन रिएक्शन, तो इसलिए वो इनवर्ड्स। So you can write the forces acting on the door. The forces acting on the door are weight mg acting, weight mg acting vertically downwards, weight mg acting vertically downwards and at the center of mass, and at the center of mass, weight mg acting vertically downwards and at the center of mass. The hinge forces are N1 and N2. Hinge forces are N1 and M2 acting at point A as shown, and N3 and N4 acting at point B as shown.
for horizontal equilibrium. ये पॉइंट क्लियर सबको? क्लियर है ये? So equation 1 and 2 implies that. Vertical equilibrium. N1 plus N3 is equals to mg. सर ब्रॉडकास्ट की ऑप्शन को नहीं। Um, 757,785. कितना आंसर आया था? 15 आया था सॉल्व करके? Yes, sir. रोटेशन में मैंने जब शुरू हुआ था ना तभी बोला था छुट्टी कोई ना करना, आप में से कुछ लोग कर रहे हैं। सो रोटेशन में अगर छुट्टियां करोगे तो काफी प्रॉब्लम देगा सारा साल। आई एम ट्राइंग टू कवर वन कंसेप्ट अ डे, तो जिस दिन छुट्टी करोगे अगर क्लास नहीं लगाई या बाद में भी नहीं सुना तो इट विल बी प्रॉब्लम। सर हाँ जी, सर अभी लाइक आपने बोला कि जो नीचे वाले हिंजेस पे फोर्स लगेगी वो डोर इनवर्ट्स को लगाएगा, बट सर अगर डोर गिर गए तो वो नीचे को गिरेगा, वो नीचे को जाके रुक थोड़ी ना जाएगा कि अब वो उसे वापस जाए, तो बाहर को ही खींचेगा ना स्क्रू को, नीचे वाले भी तो। नहीं, नीचे वाले स्क्रू को वो अंदर की तरफ प्रेस करेगा, बाहर वाला जब ऊपर वाला स्क्रू निकल जाएगा और तो वो तो भी डोर गिरेगा नहीं अगर वो अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन चेंज नहीं करता, वो तो भी स्टैटिक रह जाएगा बिकॉज वो नीचे वाले स्क्रू को अंदर की तरफ पुश कर रहा है। वो गिरेगा जब वो अपना प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस होगा, बिकॉज अदरवाइज जो आपका सपोर्ट है जहां से हिंजेस हैं वो उसको रोक के रखती हैं। और हमने गिराना तो है ही नहीं, हमने तो सिर्फ फोर्सेस की डायरेक्शन मार्क करनी है कि फोर्स लगा रहा है तो किधर लगाएगा। वो गिराना तो सिर्फ एक एग्जांपल दे कि गिरेगा तो फोर्सेस कैसे लगाएगा, बिकॉज वही डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस होती है।
कर लिया नोट? Yes, sir. अगर बुक है तो फिर मैं क्वेश्चन नहीं लिखाता। HC है सबके पास अभी? यस Yes, sir. क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 2 मिनट हो गए, 41 लेकर आने दो। ले आओ। क्वेश्चन नंबर 41 पेज नंबर 197। बिकॉज बड़े बड़े क्वेश्चन है, लिखाने में बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो। ये जो हमने किया इसको हम डोर प्रॉब्लम बोलते हैं। जो 41 करने लगा दीज आर रेफर्ड एज लैडर प्रॉब्लम, की सीढ़ी की प्रॉब्लम्स। दोनों बहुत कॉमन है रोटेशन में। So 41st क्वेश्चन में हमारे को दिया है a uniform ladder of length 10 meter and mass 16 kg is resting against a vertical wall making an angle of 37 degree with it. Vertical wall is frictionless but ground is rough. An electrician weighing 60 kg climbs up the ladder. If he stays on the ladder at a point 8 meter from the lower end, what will be the normal force and force of friction on the ladder by the ground? What should be the minimum value of mu for electrician to work safely? जो अब क्वेश्चन में दिया है वो मैं समझा देता हूँ उन्होंने दिया क्या। उन्होंने कहा हमारे पास एक लेडर है 10 मीटर लॉन्ग एंड इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद वर्टिकल। वर्टिकल के साथ 37 डिग्री का एंगल है। तो हम डायग्राम बना लेते हैं कि ये दीवार, ये ग्राउंड, ये मेरी 10 मीटर लॉन्ग सीढ़ी। ठीक, हमारे को ये एंगल दिया है 37, तो ये एंगल 53 हो जाएगा। फिर दिया कि एक 60 kg का इलेक्ट्रीशियन लोअर एंड से 8 मीटर के डिस्टेंस पे है। टोटल लेंथ इसकी 10 मीटर है। एक 60 kg का इलेक्ट्रीशियन यहाँ खड़ा है इसके ऊपर। ये डिस्टेंस दिया है 8 मीटर। ये फ्रिक्शनलेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। ग्राउंड पे फ्रिक्शन है। सीढ़ी सबने कभी ना कभी चढ़े होगे। अब मेरे को बताओ, अगर आप सीढ़ी पे चढ़ते हो तो ये वाला एंड जो है अगर ये स्लिप किया, अगर किया तो ये राइट साइड को स्लिप करेगा या लेफ्ट साइड को करेगा? राइट Right. ये राइट को स्लिप करेगा अगर किया तो। उसको रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किधर लग रही होगी? Left side. तो हमने तो एक ये फ्रिक्शन निकालनी है कि कितनी है। ठीक, एक ये वैल्यू निकालनी है। एक बताना है ग्राउंड ने लेडर पे कितनी फ्रिक्शनल नॉर्मल रिएक्शन लगाया है N1। हमें N1 और F की वैल्यू निकालनी है। लेडर का वेट हमारे को शायद दिया है क्वेश्चन में, 16 kg की लेडर है। 16. तो लेडर का वेट किस पॉइंट पे एक्ट करेगा? Center of mass. लेडर के सेंटर पे। ठीक है, ये सीढ़ी जो है ये वाला एंड बी पॉइंट पे, ये दीवार पे किस तरह फोर्स लगा रही है? लेफ्ट साइड। तो दीवार सीढ़ी पे, Right. यही फोर्सेस लग रही हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन इस दीवार ने लगाई, एक ग्राउंड ने नॉर्मल रिएक्शन लगाई, एक फ्रिक्शन, इसका वेट और इलेक्ट्रीशियन का वेट। फोर्सेस समझ में आई सारी? फोर्सेस समझ में आई? हाँ जी, पूछो। करेगा तो सर हमें जो फोर्सेस लगनी थी वो क्या चीज?
सर अगर वो जैसे पिछले क्वेश्चन में वो आपने बताया था वो गिरेगा तो फोर्सेस लगेंगी, इसमें अगर स्लिप करेगा तो फोर्सेस जो लगनी है वो क्यों नहीं लगाई? अगर स्लिप करेगा तो सर जो फोर्सेस लगनी है उसकी मतलब डाउनवर्ड जब एंड नीचे को हमें लगेगी स्लिप कराना थोड़ी है, हमें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी है। इलेक्ट्रिशियन को गिराना थोड़ी है, बेचारा यहाँ से नीचे गिर जाए, कहाँ दिया है क्वेश्चन में गिराना है? हमें स्लिप थोड़ी कराना है, हमने बताना है सेफली काम कब कर सकता है। सेफली तो तभी काम करेगा ना अगर ये स्लिप नहीं करेगी। ओके अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा? N1 ये लेडर ग्राउंड पे फोर्स किधर लगा रही है? ये मिट्टी को नीचे दबाएगी या मिट्टी को ऊपर लेके आएगी? अगर आप सीढ़ी रखते हो जहां पे, वहां से मिट्टी दब जाती है कि बाहर को आ जाती है? दबती है। तो मतलब मिट्टी पे नीचे को फोर्स लगी है, तो आप ग्राउंड पे नीचे को फोर्स लगाओगे तो ग्राउंड लेडर पे ऊपर को फोर्स लगाएगी। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है? N1 अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है? N1 एक ही है बस, N1। डाउनवर्ड में कौन सी है? सर एक तो दो इलेक्ट्रिशियन का वेट वेट डाउनवर्ड में दो हैं, ये 60G और ये 16G, तो टोटल 76G। तो मतलब Yes. N1 की वैल्यू 76G के इक्वल होनी चाहिए। yes इक्विलिब्रियम है तो N1 should be equals to 60G plus 16G। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी दो फोर्सेस हैं? friction and N2 सेम डायरेक्शन ऑपोजिट। opposite ऑपोजिट नेट फोर्स जीरो कब होगी? जब N2 is equal होंगी F is equal to N2। तो we say for vertical equilibrium G की वैल्यू अगर 9.8 डालोगे तो 760 से थोड़ी सी कम वैल्यू आ जाएगी, अगर 10 डालोगे तो एग्जैक्ट 760 आ जाएगी। जो भी आ जाएगी दिस इज आंसर N1। एक तो यही निकालना था। फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम वी आर सेइंग ठीक है यहां तक। अब जब नेट फोर्स जीरो है तो टॉर्क में किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालूं सेम ही आएगा। यस अगर इस Yes. पॉइंट के अबाउट जीरो है, इसके अबाउट भी जीरो होगा, इसके अबाउट भी जीरो होगा। कौन सा पॉइंट चूज करना है आपको? द ट्रिक इज आप वो पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लोगे जिससे मैक्सिमम फोर्सेस पास कर रही हैं, ताकि आपको कम टॉर्क निकालने पड़े। तो इसमें कौन सा पॉइंट है जहां पे सबसे ज्यादा फोर्सेस पास कर रही हैं? point ए ए। यहां से दो फोर्सेस पास कर रही हैं तो इसका टॉर्क भी जीरो और इसका टॉर्क भी जीरो। अब बची ये तीन फोर्सेस, एक, दो और तीन। एट अ टाइम अगर मैं 16G को देखूं या 60G को देखूं, इनके कारण ये लेडर किधर घूमनी चाहिए? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? anti-clockwise N2 के कारण। clockwise मतलब इन दोनों का टॉर्क मिला के इसके टॉर्क के इक्वल होना चाहिए, तभी नेट टॉर्क जीरो आएगा। बिकॉज ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है और ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं टॉर्क अबाउट पॉइंट ए शुड बी जीरो, N2 का टॉर्क है कितना? N2 into 10 ना, बिल्कुल नहीं। R इंटू F होता है या F इंटू R परपेंडिकुलर होता है? R होता है या R परपेंडिकुलर होता है? perpendicular परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब N2 की ये डायरेक्शन है, N2 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इसका पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? ये 10 होगा या ये वाला डिस्टेंस होगा?
वर्टिकल वाला वर्टिकल। तो ये अगर 10 है, ये 53 डिग्री का एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा? मतलब हमें हाइपोटेन्यूज पता है और परपेंडिकुलर निकालना है, तो साइन 53 कर दें। साइन 53 इज 4/5 इस पॉइंट को अगर मैं ओ ले लूं तो ओ बी अपॉन 10, तो ओ बी कितना आ गया? 10 साइन 53, साइन 53 की वैल्यू 8 8, तो इसका टॉग आ गया n2 इंटू 8। समझ आ रहा है सबको? यस सर ऐसे हाँ में हाँ ना मिलाना मेरी, बिकॉज मैं क्वेश्चंस को टफ करता जाऊंगा जैसे जैसे दिन बीतेंगे, तो इसलिए समझ आए तभी बोलना समझ आया। ये सबको समझ आया मैंने 8 क्यों लिया? बिकॉज आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। अब जब 16G की बारी आएगी, 16G किस डायरेक्शन में एक्ट करिए, ये इसकी डायरेक्शन है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है, ये वाला डिस्टेंस है या ये वाला डिस्टेंस है? मतलब इसको अगर मैं मार्क कर दूं, जैसे ऐसे है, इधर मार्क कर दूं, हॉरिजॉन्टल 16G, ये A, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो अगर मैं इसको से मान लो C1 C2 लिखता हूँ, तो कौन सा लूं? C1 C2 लूं या AC1 लूं? AC1 AC1। ये डिस्टेंस 5 है, ये 53 है, तो ये कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज पता है, बेस निकालनी है, तो cos 53 3 हो जाएगा AC1 अपॉन 5, तो AC1 कितना आ गया? 3 cos 53 होता है 3/5, तो ये डिस्टेंस आ गया 3। सिमिलरली ये डिस्टेंस है 8, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर हाइपोटेन्यूज 8 है तो 5 की जगह 8 होता तो 8 cos 53, 8 cos 53 मतलब 24/5 24/5, तो 4.8। तो n2 इंटू 8, ये एक डायरेक्शन है, दिस इज क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को अगर मैं माइनस कर दूं, 16G इंटू कितना था 3 माइनस 60G इंटू 4.8, एंड दिस शुड बी 0। समझ में आई है इक्वेशन? सर पहली बॉडी की जैसे n2 की टॉप बता दो दोबारा से। n2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये इसकी डायरेक्शन है, तो a से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये वाला। यस सर। और ये कितना है? 8। ये अगर 10 है तो ये 8 है, तो ये मेरे पास आ रहा है 8n2 इज इक्वल्स टू 48G प्लस, ये देखना कितना आता है, 60 इंटू 4.8। कैलकुलेटर पे कर दो जरा ये वैल्यू कितनी आ रही है, 288, और ऐड करके कितना आ गया? n2 निकाल ही लो क्या आ रहा है सॉल्व करके। देखना कितनी आती है वैल्यू ये। बुक में आंसर 412 दिया है, आ रही है 412? फोर 20 आ रही है जी को 9.8 लिया होगा ना इसने, 9.8 से करके देख लो। सर आ गया। अच्छा, एक हमने निकालना था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शनल फोर्स 412 है, फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होती है? म्यू एन। ये 412 है, n1 कितना था? ये 745 था आंसर बुक का।
F is equals to N2 is equals to 412 and F is equals to mu N1 implies mu is F by N1. ये भी चेक कर लो क्या आती वैल्यू 412 by 745. सर 0.55 आ रही है। एक बार देख लो सारा. The main thing is how to mark the forces and torque कैसे निकालनी है. Because जो हमने कल किया था वो simple torque निकाल रहे थे. These are how to apply the torque concepts. Just go through एक बारी. अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछो मेरे से. सर ये 16G और 60G की टॉप भी बता दो। 16G का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो साथ वाला डायग्राम देखो AC1 C2. A से 16G का डिस्टेंस कितना है AC1. यस सर। तो AC1 की वैल्यू निकाल लो. हाइपोटेन्यूज पता है, एंगल पता है, बेस बतानी है. ओके। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Next is you can see question number एटवुड्स मशीन सबको याद है? एटवुड्स मशीन हम किसको बोलते थे? सर जिसमें दो साइड पे मास सिंगल पुली सिस्टम, उसके दो साइड पे दो मास हैंग कर रहे हैं. उसमें हमने assumptions क्या क्या ली थी? सर आइडियल सिस्टम सर। क्या एक सर तो हमने पुलीज स्प्रिंग और को स्ट्रिंग मासलेस लिया आइडियल। था सर आइडियल स्प्रिंग और पुली को मासलेस लिया था, याद है? हम हमेशा लिखते थे पुलीज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस. अब अगर मैं पुली को मासलेस नहीं लेता, बिकॉज प्रैक्टिकली तो पुली मासलेस नहीं होती, सो अगर मैं पुली का मास यहाँ ले लेता हूँ तो क्या चेंजेस आएंगे? सो यू कैन राइट इन एटवुड्स मशीन if the two masses are m1 and m2, if the two masses are m1 and m2 and moment of inertia
of the pulley is I, and moment of inertia of the pulley is I, find acceleration of the two masses. Find acceleration of the two masses. हमें क्वेश्चन में दिया है कि पुली मासलेस नहीं है. So, एक assumption मैं ले लेता हूँ कि m1 m2 से ज्यादा है. ठीक, इसका कुछ रेडियस है r. अब मेरे को ये बताओ चेंजेस क्या आएंगे, पुली का मास लेने से क्या फर्क पड़ गया. बिकॉज अब मैं धीरे धीरे करके assumptions हटाने वाला हूँ. अभी मैंने कहा कि पुली मासलेस नहीं है, मैं फिर फ्रिक्शन भी लेनी शुरू कर दूंगा कि पुली और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन है, फिर मैं स्ट्रिंग का मास भी लूंगा अगर आप उस लेवल तक पहुंचना चाहते हो तो. सो मेरे को बताओ, अगर मैंने पुली का मास नहीं लिया तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या चेंजेस आएंगे. मेरे को जो फोर्सेस पता है वो मैं मार्क कर देता हूँ. और कौन सी फोर्सेस मार्क करनी है. टेंशन. टेंशन. कितनी मार्क करूं इसमें. सेम कर दूं दोनों में या अलग अलग करूं. सेम. मेरा अलग अलग करने का मन कर रहा, तो मैंने अलग अलग मार्क की. इस स्ट्रिंग में T1, इसमें T2. अब मैं आपको बताता हूं अगर मैं सेम लेता तो दिक्कत क्या आती. पुली पे फोकस करो, पुली पे फोकस करो और सिर्फ T1 पे फोकस करो. इस T1 के कारण पुली पे टॉर्क कितना लग रहा है. उल्टा ले लिया, एक मिनट. M1 के साथ T1 करते हैं, M2 के साथ T2 करते हैं. T2 के कारण इस पुली पे टॉर्क कितना लग रहा है. ये पुली यहां से फिक्स्ड होती सेंटर से, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना है इस फोर्स के कारण. सिंपल है. RT2. ये R, ये T2, तो टॉर्क कितना RT2. और क्लॉकवाइज घूमेगी पुली या एंटी क्लॉकवाइज इसके कारण. क्लॉकवाइज. ऐसे घूमेगी. ठीक है, अब इसको देखो, इसके कारण टॉर्क कितना. T1. R1. और ऐसे घूमेगी. अगर मैं T1 और T2 को इक्वल लेता तो नेट टॉर्क कितनी आती. 0. 0. पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो बिना टॉर्क के घूम सकती है. No, sir. No. टॉर्क होगा तभी घूमेगी, अदरवाइज वो घूमेगी नहीं. तो जब पुली का, पहले हम ले रहे थे पुली मासलेस है, अगर मासलेस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0. मोमेंट ऑफ Zero. इनर्शिया 0 तो नेट टॉर्क भी 0.
जैसे हम लीनियर मोशन में करते हैं, अगर मास जीरो है तो फोर्स जीरो ही आएगी हमेशा। तो अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है, टॉर्क जीरो ही थी, तो उसको जीरो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसको घुमाने के लिए कोई टॉर्क नहीं चाहिए, बट अब तो चाहिए। अब अगर मैं कह रहा हूँ m1 m2 से ज्यादा है, तो मेरे को बताओ ये पुली क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। बिकॉज ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो पुली ऐसे घूमेगी। तो इन दोनों में से किसका टॉर्क ज्यादा होना चाहिए? T1 तो नेट टॉर्क कितना हो गया? RT1 minus RT2 हमारे पास एक एडिशनल इक्वेशन बन गई। अब बाकी नॉर्मल है, जैसे हम नॉर्मल करते थे। ये नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, ये ऊपर आ रहा है विद एक्सेलरेशन a। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? m1g minus t is equals to M1 m1a। दूसरे की इक्वेशन क्या बनेगी? T2 minus M2G is equal to M2 अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिकॉज नेट टॉर्क क्या होता है? I alpha तो T1 माइनस T2 इज I अल्फा बाय R। अल्फा और A में रिलेशन क्या था काइनेमैटिक्स में? R alpha A इज इक्वल टू R अल्फा, तो अल्फा इज A by R लॉज ऑफ मोशन में याद है फ्री बॉडी इक्वेशन बना के अगला स्टेप क्या होता था? एडिंग द Sir, add इक्वेशन। करते हैं। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, ये T1 और ये माइनस T1 कैंसिल, ये माइनस T2 और ये प्लस T2 कैंसिल, तो इधर क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड पे? M1G minus M2G M1G minus राइट हैंड साइड पे क्या बचा? M1A plus M2A I upon R square तो A कितना आ गया? समझ में आया क्या किया? yes देखो अगर कोई डाउट है इसमें तो ये समझ में आ रहा है कि जब पुली का मास दिया होगा तो आपने दोनों स्ट्रिंग्स में अलग अलग टेंशन लेनी है, सेम नहीं लेनी। सेम ले लोगे तो पुली पे नेट टॉर्क जीरो आ जाएगी, नेट टॉर्क जीरो आ जाएगी तो पुली घूमेगी नहीं, क्योंकि उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको इसलिए टॉर्क हमेशा अलग लेनी है, टेंशन अलग लेनी है, और आपको सोचना है कि पुली क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज हमें पता है इसने नीचे जाना है, इसने ऊपर जाना है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। मतलब T1 का टॉर्क T2 से ज्यादा होगा, मतलब T1 T2 से ज्यादा होगा। जस्ट गो थ्रू इट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जब आपको लगे कि रोटेशन मैंने ज्यादा मुश्किल कर दिया, मेरे को बता देना। अगर आपकी शक्ल मेरे को किसी की दिख नहीं रही तो हो सकता है कि आपको चीजें मुश्किल लगनी शुरू हो जाए। मेरे को बता दोगे तो मैं फिर 2-3 दिन आसान करके, मैं ये नहीं है मैं कराऊंगा नहीं, मैं फिर उसी लेवल पे ही आने वाला हूँ, तो बीच में 2-3 दिन थोड़ी ब्रेक दे दूंगा आसान चीजें करा के, बिकॉज ये सब नया कर रहे हो आप रोज। हाँ जी सर आप बोलो। वीडियोस जल्दी पा दो क्या चीज? सर, वीडियोस थोड़ी जल्दी पा दिया करो। वीडियोस थोड़ी जल्दी डाल दिया करो। मेरी ना आजकल एक क्लास लग रही है, बिकॉज अभी तक उन बच्चों का नीट नहीं हुआ जो 12th कर चुके हैं, जिनका 12th का रिजल्ट आ चुका है, अभी उनका एडवांस का पेपर रहता है, तो उनकी क्लास में जनरली 9:30 बजे रात को लगाता हूँ। तो रात को इसलिए मेरे पास टाइम नहीं होता कई बार। तो सुबह मैंने 10 बजे तक कर दिए थे दोनों वीडियोस अपलोड। कोशिश करूंगा कि रात को करके सो जाऊं, बट मैं गारंटी नहीं दे रहा, बिकॉज उनकी क्लास का कोई टाइमिंग्स भी नहीं रखे होते, कई बार एक्सटेंड हो जाती है। उनको वैसे ही बेचारों को रात को जगाता हूँ मैं 9:30 से 11:30-12 बजे तक। excuse me sir हाँ जी। सर वो जो आपने पावर एनर्जी वाली 2 असाइनमेंट्स भेजी थी सर उनके डाउट्स आप कौन सी असाइनमेंट्स?
सर एक IIT वाली थी, एक नीट की थी, कौन से चैप्टर की? वर्क पावर में। वर्क पावर के डाउट्स हैं, ऑफिस आ जाना यार, लेके करा दूंगा। आपको पता है, आप तो आए हो मेरे ऑफिस एक दो बारी। यस हाँ, आ जाना, मैं करा दूंगा। सर, कल आ जाओ। कल नहीं, कल मेरी 1:30 to 3:30 क्लास है, परसों आ जाओ। कॉल कर देना मेरे को आने से पहले एक बजे, ताकि मेरे को याद रहे आपने आना। अच्छा, इसको देखो, मेरे को कोई और मेथड बताओ, मैं और कैसे कर सकता हूँ इसको। मान लो मेरे को ये नहीं आती फ्री बॉडी इक्वेशन बनानी, मैं कुछ और कर सकता हूँ इसमें? अगर मेरे को फ्री बॉडी इक्वेशन बनानी नहीं आती तो फिर भी तो सॉल्व होना चाहिए ना। अब ये थोड़ी है किसी को फ्री बॉडी बनानी नहीं आती तो उसका न्यूमेरिकल रह जाए। आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप मेरे को कोई मेथड बताओ। अच्छा, ये बताओ, अगर m1 h डिस्टेंस नीचे आएगा तो m2 कितना ऊपर जाएगा? m1 की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कम होगी? कम कम होगी। m2 की? बड़े बढ़ेगी। अगर मैं ये मान लूं कि ये h डिस्टेंस नीचे आया, ये h डिस्टेंस ऊपर गया, तो जो नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज m1gh माइनस m2gh, इतनी कम हुई थी इतनी बढ़ गई, तो यही नेट डिक्रीज हुआ। और जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई थी उतनी ही काइनेटिक बढ़ेगी। ठीक क्या गलत है इक्वेशन? ये किसकी एनर्जी लिखी है? फुली। पुली। पुली की, है ना। मैं इसको ऐसे लिख दूं, m1 माइनस m2 इंटू gh इज इक्वल्स टू हाफ m1 प्लस m2 प्लस i, बिकॉज मैं ओमेगा स्क्वायर को लिख सकता हूँ v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। यस लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। यस लिख यस सकता। ओके, m1 minus m2 into gh is equals to half m1 plus m2 plus I by r square into v square can be written as 2gh, sorry 2ah। लिख सकता हूँ ऐसे, यस बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड h है। ये 2 हो गया कैंसिल, h हो गया कैंसिल, बचा गया वही फॉर्मूला बन गया हमारा फिर से, m1 minus m2 into g upon m1 plus m2 plus I by r square। मैंने कोई फ्री बॉडी इक्वेशन नहीं लिखी, कोई टॉक नहीं निकाला, कुछ नहीं किया। मैंने इसलिए कहा था वर्क पावर एनर्जी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं बिना फ्री बॉडी इक्वेशन के एनर्जी कंजर्वेशन से भी चीजों को सॉल्व कर सकता हूँ। दिस कैन बी एन गुड ऑल्टरनेटिव मेथड। क्लियर सबको? यस यस सो इतना पढ़ के देखो, दोबारा सुनना पड़े दोबारा सुन लेना, पूरा का पूरा लेक्चर पीडीएफ में अभी सेंड कर देता हूँ, बट जस्ट गो थ्रू इट वंस। अगर कहीं पे भी डाउट है तो मेरे से पूछना, पर रोटेशन वीक नहीं रहना चाहिए किसी का। सो कल करते हैं इसके आगे फिर हम।